नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत से बच्चे हैं जो बीपीएससी भी 67th जो बीपीएससी है उसका भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मई में, और जून में तो यूपीपीसीएस होना ही है। और एक मैगज़ीन आप देखते हैं कि वो एग्ज़ाम से पहले आती है 10 दिन पहले, उसको भी हम लास्ट में कंप्लीट करते हैं। लेकिन आपको पता है कि करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। और बीपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का हो, अगर हम बीपीएससी की अभी बात करें, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूपीपीसीएस के बारे में। तो यहाँ देखिए, बीपीएससी का ये 66वीं बीपीएससी का पेपर है। इसमें देखेंगे आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसमें भारत का किसने रिप्रेजेंट किया भारत को, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। आसियान का समिट कहाँ हुआ था, ये पूछा गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कोई भी अगर इंटरनेशनल यहाँ पर समिट होता है तो उसकी चेयरमैनशिप किसके पास है और वो कहाँ पर आयोजित होता है, इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक, ये ध्यान रखना है। और यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स के बारे में, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है। तो यहाँ पर कोई भी जब आप इंडेक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर फर्स्ट नंबर पे कौन आता है और इंडिया की रैंकिंग क्या है। इन दो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और कि उस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यही चीज़ पूछे, वो ये भी पूछ सकता है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर इंडिया किसी इंटरनेशनल बॉडी का अध्यक्ष बनता है तो वो भी ध्यान में रखना है कि इंडिया की चेयरमैनशिप किन किन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है, इंडिया चेयर कर रहा है उन चीज़ों को। और देखिए, कोई ऑपरेशन चलाया गया है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे वो रेलवे आदि के द्वारा भी चलाए जाते हैं, जैसे आरपीएफ वगैरह है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। कोई ऑपरेशन है वो ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें, हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया। चूँकि अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अभी आनी बंद हो चुकी है, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो अभी इसी पोजीशन पर बनी हुई है, 63rd पर। ठीक है, और देखिए, इकोनॉमिक सर्वे का एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा कि भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश कौन सा है। क्लियर है। और देखिए, सरकार के द्वारा कोई स्कीम लॉन्च की जाती है, चाहे वो भारतमाला परियोजना, पीएम कुसुम योजना, जो बहुत चर्चा में होती है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो लॉन्च की गई योजनाएं होती हैं उनको भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखिए, फिट इंडिया अभियान से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर सही था नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पर देखिए, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया क्या। तो इस यहाँ पर देखने का मतलब ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा कोई भी प्रोजेक्ट का इनागोरेशन किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है या शिलान्यास किया जाता है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी आप करंट पढ़ेंगे या हम आगे के जो वीडियोस पढ़ेंगे देखेंगे, इनमें सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे, कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाने वाली है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ई किसान धन ऐप चालू किया। कोई ऐप लॉन्च किया जाता है जो किसी मंत्रालय का है, किसी बड़े बैंक का है, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो मतलब आपको अवार्ड्स भी ध्यान में रखना है, पुरस्कार वगैरह जो चर्चा में होते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट वाले, वो भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। आपको बिल्कुल परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, और यहाँ देखिए, जो स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, अर्थात डीआरडीओ के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, इसरो के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, वो चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे बिहार पीसीएस हो। और यहाँ देखिए, जैसे कि बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसमें यहाँ देखिए किसे सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक, तो अगर कोई ऐसी संस्थाएं होती हैं जहाँ पर जनरली ये माना जाता है क्रिकेट में महिलाएं बहुत कम जाती थी, ठीक है, स्पेशली अगर बोर्ड की बात करेंगे तब, मैं एक टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो टीम में जब वहाँ पर बोर्ड में महिला गई तो वहाँ पर एक नई चीज़ हो गई ना, तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया गया। और यहाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं, ऊपर भी देखिए स्पोर्ट्स से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये हो गया बीसीसीआई से रिलेटेड, फिर यहाँ पर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट से, और यहाँ पर लंदन मैराथन से क्वेश्चन पूछा गया। एमएस धोनी वगैरह, एमएस धोनी और सुरेश रैना से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए, डीआरडीओ का अध्यक्ष यही पूछ लिया गया था कि डीआरडीओ का चीफ कौन है इस समय। और यहाँ देखिए, फिर से एक आ गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो आपको नाम भी ध्यान रखना है कि ये मतलब किसको दिया गया था। और नोबेल पीस पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, तो मतलब 1 2 3 3 क्वेश्चन तो पुरस्कार से पूछे गए हैं।
ठीक है। और आगे के जो वीडियोस होंगे वो हम इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। तो आप देख रहे हो कम से कम 20, 25 या 30 क्वेश्चन तक मान सकते हैं करंट के आते ही आते हैं। इसी तरीके से यूपी में देखेंगे तो वहाँ पर भी लगभग 30 क्वेश्चन करंट के आते ही आते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम जितना जीएस पे फोकस करते हैं, करंट पे उतना ध्यान नहीं देते। करंट के लिए हम कहते हैं कि लास्ट में देख लेंगे, कोई मैगजीन आएगी तो, लेकिन ऐसे नहीं होता ना। हमें उन चीज़ों को ठीक से तैयार करना होगा, और उससे जुड़े जो स्टैटिक पार्ट होते हैं कई बार वो मिक्स कर देता है, ठीक है, तो वहाँ समस्या हो जाती है। तो हम इन चीज़ों को डील करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊं कि अभी तक की मेरी क्या प्रोग्रेस रही है। तो मैंने 66 बीपीएससी दिया था, उसमें मेरी जो मार्क्स आए थे वो 111 थे, और कट ऑफ जो गई थी वो 108 गई थी। अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ रही है बीपीएससी में, क्योंकि 9900 यहाँ तक ही जाती थी, और 111 मार्क्स मुझे मिले थे बीपीएससी में। अभी जो यूपी पीसीएस हुआ वो भी मैंने मेंस दिया था, तो आगे की मैं बताऊंगा कि यूपी के मेरे कितने मेंस हो गए, और ये बिहार का मैंने एक ही मेंस अभी दिया, क्योंकि बिहार में एग्ज़ाम देता ही नहीं था, तो अभी दिया तो ये हो भी गया था, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है, करंट का सीरीज़। अब ध्यान रखना, जो भी हमारी पढ़ाई होगी वो पहले ही जैसे होगी, उससे जुड़ी जो भी चीज़ें बेसिक होंगी उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, साथ में करंट अफेयर्स भी। क्लियर? अभी हाल ही में लाल चंदन, रेड सैंडर्स, इसको संकटापन्न सूची में शामिल किया गया। लाल चंदन को संकटापन्न सूची में शामिल किया गया। ध्यान रहे, इसको लाल चंदन या रक्त चंदन या रेड सैंडलवुड कई नामों से इसे जानते हैं। तो किसने किसने इसे संकटापन्न सूची में शामिल किया? तो आप जानते हैं एक संस्था का नाम IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये नाम लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। पहले ये क्या था? देखिए, ये पहले नियर थ्रेटेंड था की कैटेगरी में था, अब हो गया ये किसमें? संकटापन्न सूची में शामिल हो गया। देखिए, पुष्पा तो आपने देखी होगी, ये पुष्पा का डायलॉग क्या था कि झुकेगा नहीं, ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं। उसके बाद वाला तो टर्म जानते ही हैं। लेकिन ऐसे ही फिर फॉलो करते हुए एक व्यक्ति जो था वो यहाँ से लाल चंदन रियल में वो क्या करने लगा? तस्करी करने लगा। तो फिर महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ भी लिया और कहा कि पुष्पा झुकेगा भी और धरा भी जाएगा। तो यही वो लाल चंदन है जिस पर ये कहानी पूरी बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो पूरी लाल चंदन होता है या रेड सैंडलवुड है, ये भारत में सबसे ज़्यादा तस्करी की जाने वाली लकड़ी है। और ध्यान रखना, ये कहाँ मिलती है? हमारे देश में केवल शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन एरियाज़ में फैली हुई है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहीं पर लाल चंदन या रक्त चंदन मिलता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं। और इसकी जो कीमत है, 1 टन लकड़ी की कीमत 15 से 30 लाख रुपए है। 1 टन का मतलब कितना हो गया? 1000 केजी, और 1000 केजी लकड़ी की कीमत 15 से 30 लाख रुपए। पालकोंडा, कडप्पा, चित्तूर, अनंतपुर, प्रकाशम, नेल्लौर, इन सब क्षेत्रों में यह लकड़ी पाई जाती है, ठीक। अब जरा सा देख लीजिए IUCN के बारे में। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। कब स्थापना हुई थी IUCN की? 1948 में। और रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है? IUCN करता है। यही तो वो रेड डाटा बुक है जिसमें सभी जो फ्लोरा एंड फौना है, मतलब पौधे और जीव जगत हैं, उसको, यहाँ देखिए ये है, जो भी सभी स्पीसीज़ हैं उनको कैसे IUCN कैटेगरी में डिवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो नॉट इवेलुएटेड है, जिनके बारे में वो इवेलुएशन नहीं करता है, और कुछ हैं इवैल्यूएशन। तो 2 कैटेगरी बन गई। इवैल्यूएशन में भी अब आप देखेंगे जिनके बारे में डेटा बिल्कुल भी नहीं है और जिनके बारे में डेटा है। तो ये वो हैं जिनके बारे में डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से समझना, सबसे पहले आता है लीस्ट कंसर्न, ग्रीन सिग्नल है। तो लीस्ट कंसर्न का मतलब अभी इनके बारे में बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पर है नियर थ्रेटेंड, और फिर आता है वल्नरेबल, फिर आता है इंडेंजर्ड, फिर आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर आता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब जंगल से ये विलुप्त हो गए, अब चिड़ियाघर वगैरह में देखने को मिलेंगे। और एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरीके से विलुप्त, जैसे कि डायनासोर,
डायनासोर पूरी दुनिया से गायब हो चुके हैं, अब कहीं भी नहीं है, ना तो चिड़ियाघर में है, ना तो जंगल में है, कहीं पर भी नहीं। तो जैसे ही जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो एक्सटेंशन रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। तो अब अगर लाल चंदन की बात करें तो पहले ये किस में था, नियर थ्रेटेंड में था। अब इसको किस में शामिल कर दिया गया, संकटापन्न सूची में या इंडेंजर्ड में शामिल कर दिया गया। तो देखिए नियर थ्रेटेंड से इंडेंजर्ड में चले गए। यहाँ देखिए ये है नियर थ्रेटेंड, यहाँ पर अब चले गए इंडेंजर्ड में। ठीक है, हालांकि इसके सबके मानक होते हैं, स्टेट पीसेस में इतना ध्यान नहीं रखना है, सबके मानक क्लियर है, बस इतना पॉइंट ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए, नई सरकारों का गठन हो गया। 10 मार्च को ये रिजल्ट कब आया था, 10 मार्च को रिजल्ट आया था। 8 जनवरी को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई थी 5 राज्यों के चुनाव के लिए। किन किन राज्यों में चुनाव हुआ था, देखिए यहाँ पर मैंने एक इमेज ही डाल दिया, मैंने कहा सब एक ही में आ जाए। ठीक है, देखिए यूपी में हो गया, यूपी में योगी जी फिर से सीएम बने। ध्यान रखना हर स्टेट में, सिर्फ पंजाब को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी स्टेट में जो भी सीएम पहले थे उन्होंने ही दोबारा सीएम पद की शपथ लिया है। ठीक है, यहाँ पर यूपी में हो गए कौन, योगी जी, और यहाँ पर उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी। हालांकि ये चुनाव हार गए थे, तो अब मुझे ये बताइए आप कि क्या कोई व्यक्ति अगर चुनाव हार जाता है तो क्या वो सीएम या मंत्री बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। हालांकि उसे 6 महीने के भीतर या तो विधानसभा या तो विधान परिषद का मेंबर उसे बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम 6 महीने तक ही वो क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकते हैं। जैसे कि पुष्कर सिंह धामी है, ये चुनाव हार गए हैं, ठीक है, बावजूद इसके ये मुख्यमंत्री बना दिए गए। अब क्या करना होगा, उत्तराखंड में चूंकि विधान परिषद तो है नहीं, तब क्या होगा, तो विधानसभा का ही इन्हें चुनाव फिर से लड़ाया जाएगा किसी और सीट से। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर है मणिपुर। मणिपुर में किसकी सरकार, बीजेपी की सरकार, और मणिपुर में एन वीरेन सिंह दोबारा इन्होंने सीएम पद की शपथ लिया। ये भी दोबारा, योगी जी भी दोबारा, बस यहाँ पर। और गोवा में चलिए, गोवा में सामंत, प्रमोद सावंत, ये भी सीएम पद की दोबारा इन्होंने शपथ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से गोवा, मणिपुर, और यहाँ पर हो गया उत्तराखंड और पंजाब। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया। ठीक है, इन्होंने पूरा सफाया कर दिया बाकी सबका तो। और यूपी में तो बीजेपी है ही है। और यहाँ देख सकते हैं, अब आपको सीट ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो विधानसभा की सीट, राज्यसभा, लोकसभा, इनकी सीट आपको मैच करवाने को पूछ दिया जाता है। तो यूपी में कितनी सीटें, 403 सीटें हैं विधानसभा की। पंजाब में विधानसभा की कितनी सीट है, 117, 117 सीट है। उत्तराखंड में 70 सीट है विधानसभा की। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 60 सीट है विधानसभा की। और लास्ट है गोवा, गोवा में 40 सीट है विधानसभा की। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर है। चलिए, आपको सीट सबका ध्यान नहीं रखना है। बीजेपी को 255 सीट यूपी में मिली है, हालांकि जो इनका एलाइज थे, गठबंधन जिनका है, उन सबको मिला करके 274 से ज़्यादा सीटें इनको मिली हैं। क्लियर। चलिए अब हम चलेंगे आगे। जापान के प्रधानमंत्री की अभी भारत यात्रा हुई। जापान के प्रधानमंत्री इस समय कौन है, फ्यूमियो किशिदा। क्या नाम है उनका, फ्यूमियो किशिदा। 19 से 20 मार्च 2022 को भारत की यात्रा इन्होंने किया, और द्विपक्षीय वार्ता हुई मोदी जी के साथ भी। और ध्यान रखना 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 14th इंडिया जापान, ये एनुअल शिखर सम्मेलन था, वार्षिक शिखर सम्मेलन। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें कई क्षेत्रों पर समझौते भी हुए, 6 समझौते हुए। ठीक है, कितने, 6, क्योंकि बीपीएससी में वो पूछ देता है कि कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखना इंफ्रा से रिलेटेड 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ, जैसे कि कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर सिस्टम है, इन सभी को मिला करके। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 6 भारतीय हवाई अड्डों को ASQ अवार्ड्स मिला। ASQ अवार्ड क्या होता है, तो आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, ASQ, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, मतलब जो भी वहाँ पर यात्री होते हैं उन्हें कितनी बेहतर तरीके से सुविधाएं मिलती हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। और भारत में 6 हवाई अड्डों को यहाँ पर ये अवार्ड मिलता है। अब देखिए वो संख्या के आधार पे होगा कि कितने जो यात्री हैं वहाँ पर आते हैं। जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले अगर बात करें 40 मिलियन से अधिक यात्री, मतलब ऐसा एयरपोर्ट जहाँ पर 4 करोड़ से ज़्यादा यात्री हर साल आते हैं, वो मुंबई है।
तो इस कैटेगरी में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मुंबई में है, तो इसको लगातार 5वें साल ये अवार्ड मिला है। ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी जो है वो 15 से 25 मिलियन यात्रियों की है, इसमें मिला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। तीसरी कैटेगरी 5 से 15 मिलियन की है, ये है, और यहाँ देख सकते हैं ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद। तो एक ऊपर हो गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और लास्ट यहाँ पर एक है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, और चंडीगढ़ एयरपोर्ट चंडीगढ़। तो इस तरीके से ये 6 हवाई अड्डे। हालांकि आपको पहला वाला जरूर ध्यान रखना है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला इंडस्ट्रियल पार्क। ये ध्यान रखना, ये जो इंडस्ट्रियल पार्क है इसमें महिलाओं का पूर्ण स्वामित्व है। मतलब जो भी इस इंडस्ट्रियल पार्क में जो भी कंपनियां हैं वो कौन चला रही हैं, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं। ठीक है। तो भारत के पहले पूर्ण स्वामित्व वाले महिला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। कब ओपन किया गया इसे? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। तो इसी दिवस पर इस हैदराबाद में इंडस्ट्रियल पार्क को ओपन किया गया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20। ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग ने जारी किया। कब? 27 दिसंबर 2021 को। और 2019-20 के लिए ध्यान रखना रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2021 में, और डेटा जो भी है वो 2019-20 के लिए दिया गया है। ठीक है। तो देख लेते हैं इसका टाइटल क्या है, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। ध्यान रखना जब आप मेंस लिखेंगे तो यही चीज़ें आपको फिर से पढ़नी होती हैं करंट अपडेट करने के लिए। ठीक है, जीएस में। तो स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, इस टाइटल से ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। अब देख लेते हैं इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस में केरल क्या है? टॉप पर है। इसमें कई पैरामीटर्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो केरल इसमें क्या रहा? सबसे शीर्ष पर रहा। और उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे निचले स्थान पर रहा। लेकिन ध्यान रखना सुधार के मामले में किसने सबसे ज़्यादा सुधार किया, तो उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप जो भी रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें केरल टॉप पर है 82.20 स्कोर के साथ, और लास्ट में आप देखेंगे तो लास्ट में आपको बिहार और यूपी मिलेंगे। ये बड़े स्टेट्स की कैटेगरी है। बड़े स्टेट्स में 18 और 19 नंबर पे जो 2 स्टेट हैं वो है 18वें नंबर पे बिहार, और जो उत्तर प्रदेश है वो 19वें नंबर पर है। ठीक है। तो बिहार में तो इस तरीके से पूछता है कि नीचे से किस नंबर पे है, और नीचे से तो यहाँ पर जो बिहार है वो दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है। और यूपी तो सबसे अंतिम स्थान पर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ARIIA रैंकिंग के बारे में। ARIIA रैंकिंग क्या है? तो ये जो रैंकिंग है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। यहाँ शायद मैं लिखना भूल गया, हालांकि आपको जो PDF मिलेगा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ ऐड कर दूंगा। इसमें फुल फॉर्म नहीं लिखा, कोई बात नहीं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ठीक है। तो ARIIA ये जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ये रैंकिंग, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, इन दोनों के एक जॉइंट इनिशिएटिव के द्वारा इस रैंकिंग को लॉन्च किया जाता है। अब देखिए इसमें जो भी रैंकिंग दी गई है इसमें 2 कैटेगरीज को ध्यान में रखा गया है, पहला टेक्निकल कैटेगरी और दूसरा नॉन टेक्निकल कैटेगरी। अब सबको तो याद रखना मुश्किल है। ठीक है। तो कुछ तो आपको यहाँ पर पॉइंट ध्यान में रखना ही होगा। जैसे कि अगर बात करें टेक्निकल कैटेगरी में तो, और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब ध्यान रखना जैसे टेक्निकल कैटेगरी है तो उसकी भी कई सब कैटेगरीज़ हैं, तो इतना तो हमें डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ध्यान रखना IIT मद्रास जो है वो टॉप पर है, फॉलोड बाय IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली। तो IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पर हैं। ठीक है। अब अगर बात करें गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, तो इसमें है पंजाब यूनिवर्सिटी। ये तो टेक्निकल कैटेगरी में आ गए। ठीक। अब यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी में तो पंजाब यूनिवर्सिटी है। कॉलेज की बात करें जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ये टॉप पर आता है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसमें कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ये आता है टॉप पर प्राइवेट में। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ एक देख सकते हैं नॉन टेक्निकल कैटेगरी में। तो नॉन टेक्निकल कैटेगरी में इग्नू, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू,
जो कि जहाँ से पीजी वगैरह ग्रेजुएशन सब कुछ किया जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण। हाँ, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। देखिए इस रैंकिंग में आपको ध्यान क्या रखना है, टेक्निकल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास फॉलोड बाय आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी दिल्ली, और यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल कैटेगरी है उसमें आपको ध्यान रखना है इग्नू का। ठीक है, नॉन टेक्निकल कैटेगरी में इग्नू का ध्यान में रखना है। अगर कॉलेज की बात जब आएगी तो कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज जो है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो यहाँ देखिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, और प्राइवेट कॉलेज में एक ध्यान रख लीजिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए हाँ ये कॉलेज नहीं बल्कि ये यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आ जाएगा कलिंगा इंस्टीट्यूट, और ये है प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये यूनिवर्सिटी है, भले ही नाम है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोरधा, ये खोरधा लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट या कॉलेज की जब बात आएगी तो वो है GH राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रेलगाड़ी को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। कवच, कवच क्या है, ये रेलगाड़ियों को आपस में टकराने से रोकेगा। यहाँ देखिए ये आप जानते हैं हमारे रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने खुद इसका परीक्षण किया था। जो दो ट्रेनें थी एक दूसरे के सामने आ रही थी, उसमें एक ट्रेन में ये भी सवार थे। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर ध्यान से समझ, 4 मार्च 2022 को रेलवे ने इसका परीक्षण किया। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन इधर है एक ट्रेन इधर है, और दोनों एक ही पटरी पर जा रही हैं। ठीक, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, पटरी एक ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके यहाँ पर ये ट्रेनें क्या करेंगी, ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई कर देंगी, जिससे ट्रेनें क्या होंगी, टकराने से बच जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कवच प्रणाली काम करेगी। तो इसका जो परीक्षण है वो 4 मार्च 2022 को किया गया। कहाँ पर किया गया, तो देख सकते हैं ये सिकंदराबाद में किया गया। सिकंदराबाद में एक रेलवे स्टेशन है गुल्लागुड़ा रेलवे स्टेशन, और दूसरा है चिठीगुड़ा रेलवे स्टेशन, इसके बीच में। ठीक है, गुल्लागुड़ा और चिठीगुड़ा, ये दो रेलवे स्टेशन के बीच में इसका टेस्ट किया गया था। ठीक, अब यहाँ देखिए एक मिशन है इंडिया का कि जीरो एक्सीडेंट मिशन, कि रेलवे में क्या होना चाहिए, जीरो एक्सीडेंट, बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। और बजट में भी घोषणा किया गया था कि 2000 किलोमीटर का नेटवर्क जो है उसे कवच के दायरे में लाना है, ताकि जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं उनको। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो कवच प्रणाली ध्यान में रखना है, ये ट्रेनों को आपस में कोलाइड होने से रोकेगा, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है पुणे में शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण के साथ मेट्रो रेल का भी उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी 6 मार्च 2022 को एक प्रतिमा का अनावरण किया, और साथ में ही मेट्रो रेल का भी उद्घाटन किया। अब एक पॉइंट यहाँ ध्यान में रखना है, ये भारत की ऐसी पहली मेट्रो परियोजना है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्यूमिनियम के कोच लगाए गए हैं। ठीक है, अभी तक जो भी कोच बनते थे, जैसे मेट्रो दिल्ली मेट्रो है, तो उसमें जो भी कोच हैं वो जापान से बने हुए हैं। लेकिन अब मेक इन इंडिया जो हमारी सरकार का एक प्रोजेक्ट है कि इंडिया को क्या बनाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब भारत में भी एल्यूमिनियम के जो कोच होते हैं वो बनने लगे, और इस मेट्रो प्रोजेक्ट में, मेट्रो परियोजना में भारत में ही बने एल्यूमिनियम के कोच लगे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना इतना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का लोकार्पण किया गया। जो संत रामानुजाचार्य हैं ये 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक समाज सुधारक थे, और कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का लोकार्पण किया गया, तो हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, तेलंगाना की। ठीक है, तो जब तक आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तब आंध्र प्रदेश की राजधानी था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई, अमरावती। इस मूर्ति को बनाने में खर्च कितना आया, 1000 करोड़। 1000 करोड़ ही क्यों खर्च हुआ, क्योंकि 1000 साल पूरे हो गए इनके जन्म को, संत रामानुजाचार्य को। ठीक है, ये 216 फीट ऊंची है और ये बैठी हुई प्रतिमा है। और ध्यान रखना, बैठी हुई प्रतिमा यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें पंच धातुओं का इस्तेमाल किया गया, 5 मेटल्स का यूज़ करके इस मूर्ति को बनाया गया है। कौन कौन सा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड मतलब सोना, चांदी, तांबा, और जिंक और टाइटेनियम, इन 5 धातुओं का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। ठीक है, अब इसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों है,
क्योंकि इन्होंने बहुत पहले ही, जब हमारे देश में ये चीज़ें जो एक कह सकते हैं कि जो समाज सुधार आंदोलन, आज वाला समाज सुधार आंदोलन की हम बात नहीं करें, हम भक्ति आंदोलन की बात करें। भक्ति आंदोलन के समय में ही इन्होंने समानता, सामाजिक न्याय पर बल दिया था। ठीक है, पूरे देश में घूम घूम करके इन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने की बात किया था। तो आप जब भी ऐसे लिखेंगे या मेंस की चीज़ें लिखेंगे तो वहाँ पर जब भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। 1017 में इनका जन्म हुआ था, तो 1017 से 1000 और ऐड करेंगे तो 2017 होता है। तो 2017 के बाद ये मूर्ति बननी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए हालांकि उद्घाटन 2022 में हुआ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये है संत रामानुजाचार्य की मूर्ति। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है तमिलनाडु के थूथुकुडी में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क। ये थूथुकुडी जो लिखा हुआ है ना, इसे तूतीकोरिन भी कहते हैं। अंग्रेजों के टाइम में इसका नाम होता था तूतीकोरिन, और अब क्या नाम है? थूथुकुडी। ठीक है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क का निर्माण अभी चल रहा है, और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने इस पार्क की आधारशिला रखी। आधारशिला मतलब समझ रहे हैं ना, कई बार होता है उद्घाटन। उद्घाटन का मतलब कोई प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया तब उसका उद्घाटन हो रहा है। और आधारशिला, शिला माने होता है पत्थर और आधार माने नींव। तो नींव का जो पत्थर मतलब बनना अब शुरू हुआ है उसे कहते हैं आधारशिला रखना। और उद्घाटन का मतलब क्या हो गया? बन के प्रोजेक्ट तैयार हो गया। तो आधारशिला रखी है मतलब अब इसका निर्माण जारी है। तो ध्यान रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क है वो कहाँ बन रहा है? तमिलनाडु में। और अंदर जाके पूछे तो थूथुकुडी में या तूतीकोरिन में। ठीक है, नेक्स्ट IOC के सत्र के 2023 में मेज़बानी किसको मिल गई? मुंबई को। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी अध्यक्षता इस बार के कौन कर रहा है? मुंबई कर रहा है। मुंबई में ये कहाँ पर होगा? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, और ये होगा 2023 में। कब होगा? 2023 में। ध्यान रखना इतना। ठीक है, और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें कौन करेगा? नीता अंबानी करेंगी। ठीक है, कौन करेगा? नीता अंबानी करेंगी। मई जून 2023 इसमें ये बैठक हो सकती है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्षता इस बार यह बैठक वो मुंबई में होगी। नीता अंबानी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया गया। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट जो है वो कहाँ पर किया गया? ये किया गया है इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। 550 टन क्षमता वाले गोबरधन प्लांट का उद्घाटन किया गया। CNG क्या होती? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब ध्यान रखना, जो CNG बनेगी वो कैसे बनेगी? ये बायो CNG प्लांट है। बायो CNG प्लांट का मतलब जो शहरी और घरेलू कचरा होता है, मवेशियों खेत से निकलने वाला कचरा होता है, उससे CNG तैयार की जाएगी। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो फॉसिल्स फ्यूल है उसका इस्तेमाल कम होगा, तो जो भी कचरा वगैरह निकलता है उसको रिसाइकिल किया जा सकेगा। रिसाइकिल करने से फ़ायदा क्या होगा? एक तरफ CNG भी बन जाएगी जो कि ग्रीन एनर्जी है। CNG से क्या होता है कि जो कार्बन एमिशन होता है वो कम होता है, और दूसरी बात जो ये कूड़ा कचरा है उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा, तो पोल्यूशन भी कम होगा। तो ये जो बायो CNG प्लांट है इससे डबल फ़ायदे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये इंदौर में यह CNG प्लांट देव गुराडिया ट्रेचिंग ग्राउंड में स्थापित किया गया। बस इंदौर ध्यान रखिए। और ऐसे 75 बड़े नगर निकायों में भी आगे चल करके इन CNG प्लांट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, सरकार आगे भी प्लान कर रही है कि अगले 2 सालों में 75 बड़े नगर निकाय जो हैं वहाँ पर इसी तरीके के प्लांट लगा दिए जाएँ। देखिए, LPG और CNG में डिफरेंस समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है CNG का मेन कंपोनेंट क्या है? मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन और एथेन भी मान सकते हैं, मेथेन और एथेन दोनों। LPG का मेन कंपोनेंट क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन आता है तो आप क्या करेंगे? ब्यूटेन ऑप्शन में करेंगे। ठीक है, तो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे खाना बनाने वाला जो सिलेंडर होता है उसमें LPG होता है। और CNG से गाड़ियाँ चलती हैं और उसमें रहता है क्या? CNG। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसका PDF, रही बात इसकी PDF की, तो PDF आपको जैसे ही ये चीज़ें कंप्लीट होंगी मैं आपको एक पेज में ही, मतलब पूरा एक ही फाइल रहेगी। जैसे कि अभी अगर आपको PDF दूंगा तो कई फाइल में बढ़ जाएगी, तो लास्ट में जब आपको PDF मिलेगी तो वो कई एक ही मतलब फाइल रहेगी, पूरा उसमें पूरा दिया रहेगा करंट अफेयर्स। तो वहाँ समस्या आपको नहीं होगी पढ़ने में या रिवीजन करने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।